हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा हमारी यूपी टेट, टेट, सुपर टेट, सी टेट इन सभी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। हम वीडियो के माध्यम से इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ करेंगे। अभी हम वही टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो इन तीनों ही एग्ज़ाम में इक्वली आपको काम आ जाएगा आपके। अगर आप जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, अगर आप यूपी टेट या किसी भी स्टेट का टेट दे रहे होंगे, सी टेट दे रहे होंगे या आगे सुपर टेट जो होगा वो देंगे, तो वहाँ पर ये तीनों ही हमारा सिलेबस के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इससे चाइल्ड डेवलपमेंट की 2 क्लासेस अपलोड कर दिया हुआ था। अगर आप वो ना देखे हो तो पहले उसको देख लें। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो एक जनरल वे होता है वो हमने पढ़ लिया था वहाँ पर। आज ग्रोथ और डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे। लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर करेंगे। इसमें डेवलपमेंट की स्टेजेस नहीं है, अभी हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस नहीं पढ़ा है, वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन खुद करेंगे। जैसे डेवलपमेंट के स्टेजेस में आपको पता होगा इन्फेंसी एज, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ये सारी चीज़ें आती है। तो डेवलपमेंट के एज में हम एडोलसेंस एज का सामाजिक हो गया, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे विकास उसमें देखेंगे। अभी सिर्फ हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़े हुए हैं, तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है किसी भी स्टेट का, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं भी देखे होंगे हमारा थ्योरी का, तो तब भी अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा आपका थ्योरी इससे, क्योंकि हम सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ साथ। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर बाल्यावस्था की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से यही पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी उत्तर बाल्यावस्था अर्थात लेटर चाइल्डहुड की नहीं है। तो यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन की तरफ अपने हम आते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं। तो ये तो होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था की प्रॉपर्टी। पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, मतलब यहाँ पर पुरुषोचित जो मेल और फीमेल सामाजिक भूमिकाएं होती हैं उसको प्राप्त करना, ये हमारे उत्तर बाल्यावस्था की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका यही आंसर जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन था कि कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये राजस्थान टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि है विकास का अर्थ पूछ रहा है। यहाँ पर विकास का अर्थ क्या होता है? प्रोग्रेसिव चेंजेज होता है या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है। पहला तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, दूसरा अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या चौथा है मैच्योरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विकास का अर्थ मैच्योरेशन और अनुभव जो होता है इसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। थर्ड क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कई बार हम इसको गलत टिक कर देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है खिलौने की आयु कहा जाता है, किस एज को खिलौने की आयु कहा जाता है? तो इसको आप जान लीजिए। अगर आपसे टॉय एज पूछे या प्ले एज पूछे, टॉय एज या प्ले एज दोनों ही इन्फेंसी पीरियड को कहा जाता है, अर्थात इन्फेंसी एज, जिसे जनरल वे में देखा जाए तो जन्म से 0 से 2 वर्ष के बीच को कहा जाता है जनरल वे में। बाकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके पीरियड को अलग अलग बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो जनरल वे में देखा जाए तो वह 0 से जन्म से 2 वर्ष के एज को इन्फेंसी एज कहा जाता है, अर्थात शैशवावस्था को। तो इसी को टॉय एज या तो प्ले एज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था अर्थात प्री चाइल्डहुड की बात की जा रही है। प्री चाइल्डहुड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? प्री चाइल्डहुड की प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज या प्ले एज कौन सी नहीं है? तो ये तीनों तो प्री चाइल्डहुड की पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता ये तीनों आती है, लेकिन प्ले एज या टॉय एज कह लीजिए, ये इन्फेंसी एज की प्रॉपर्टी होती है अर्थात शैशवावस्था की प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो यहाँ पर लेट चाइल्डहुड की बात की जा रही है। लेट चाइल्डहुड में बालक जो है वह द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगता है, अर्थात मास, नंबर और एरिया को बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में समझने लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चे में थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी उसमें टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे में सीखने की तीव्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैशवावस्था की विशेषता थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, थिंकिंग प्रक्रिया नहीं होती है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 का क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने डेवलपमेंट को एक कॉन्टिन्यूअस और स्लो मोशन में चलने वाली प्रक्रिया कहा है? तो यह स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया से चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एज यहाँ पर पूछ रहा है कि बाल्यावस्था कब तक की अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था एक जनरल वे की बात कर ली जाए तो 6 से 12 वर्ष तक, या बहुत से मनोवैज्ञानिक जो हैं 7 से 12 वर्ष भी कहते हैं, 7 से 13 वर्ष भी कहते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा। बाल्यावस्था की अवस्था जो है वह 12 वर्ष तक की होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। यहाँ पर व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है पूछ रहा है? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है, अर्थात लर्निंग और ग्रोथ जो है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अवस्था होती है। छत्तीसगढ़ टेट 2011 का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में अर्थात डेवलपमेंट में ग्रोथ से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही वृद्धि से तात्पर्य रखता है डेवलपमेंट के अंतर्गत। क्योंकि हमने ग्रोथ में पढ़ा है कि बच्चे का आकार जो है वह चेंज होता है, उसकी सोच, उसकी समझ में वृद्धि होती है, तो यही विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की बात की जा रही है। मैच्योरिटी का संबंध किससे होता है? तो मैच्योरिटी का संबंध विकास अर्थात डेवलपमेंट से होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था, टेंशन एंड इंजर एज की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो इस शब्द से आपको एक बात याद आई होगी, स्टैनले हॉल का नाम आपको याद आ जाना चाहिए। इस शब्द से स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? इन्होंने एक कोटेशन दिया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव और तूफान की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर इसी से हमें याद आ जाना चाहिए कि किशोरावस्था अर्थात एडोलसेंस एज जो है उसे तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन
एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो इट, अर्थात जब विकास के किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। इसका अब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है उसके समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता है, दूसरा है विकास के किसी भी क्षेत्र में देरी का मतलब नहीं है, तीसरा है विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, चौथा है बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपनी क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि विकास में बच्चे के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। अगर विकास का कोई एक क्षेत्र प्रभावित हुआ तो उससे सभी क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक पक्ष के प्रभावित होने पर दूसरा पक्ष अवश्य ही प्रभावित होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है जब किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है तब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, मैंने इसके 6 स्टेजेज आपको बताए थे। 6 डेवलपमेंट के एरिया होते हैं जिसके 3 तो मेन एरिया होते हैं, उसके 3 जो हैं सब ब्रांचेज होते हैं। तो इस तरह से मिला के 6 एरिया कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये 6 एरिया ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन जो मेन 3 होता है जिनके अंदर 3 समाहित होते हैं वो 3 क्या होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव अर्थात संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के अंतर्गत ही हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक रूप से जो भी डेवलपमेंट होता है, और सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट आता है। तो ये हमारा एरियाज ऑफ डेवलपमेंट 6 होते हैं। तो इन्हीं में अगर बच्चे का कॉग्निटिव प्रभावित होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा, तो उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसका मोरल डेवलपमेंट प्रभावित होगा तो उसके सोशल डेवलपमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है अगर किसी भी एक क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम हो जाती है तब। ये तो हमारे इस क्वेश्चन की बात रही। ऐसे ही हम एक एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर से पूरे चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है इसकी बात की जा रही है। तो एक तो है जनरल टू स्पेसिफिक, ये हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है, ये मानव विकास का सिद्धांत है। सिक्वेंशनल, रिवर्सिबल और कॉन्टीन्यूटी, तो कॉन्टीन्यूटी भी हमने डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ा है। जनरल टू स्पेसिफिक भी हमने मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा है। अनुक्रमिक अर्थात सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, पहले थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो इस तरह से इसे सिक्वेंशियल कहते हैं, एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। लेकिन रिवर्सिबल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, या सिद्धांत नहीं है मानव विकास का। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आप सी टिक कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है। ऊपर हमने देखा कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा था, यहाँ पूछ रहा है कि डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। अब आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विकास का जो एक सिद्धांत है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। जिस तरह से हर व्यक्ति, हर बच्चा अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग क्वालिटी के साथ जन्म लेता है, उसी तरह से हर बच्चे का डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। तो इसका जो विकास का एक सिद्धांत है पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट डज नॉट प्रोसीड टू द सेम पेस ऑफ फॉर ऑल। ये ध्यान रखिएगा। अब अपने यहाँ पर एक और चीज़ है कि विकास हमेशा रैखिक होता है, अर्थात लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो
वैसे तो ये नहीं सही है, क्योंकि विकास आपने पढ़ा होगा, विकास स्पाइरल गति से होता है, डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल गति से होता है, ना कि लीनियर गति से, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। यह एक असंतुलित प्रक्रिया है, अर्थात यह एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, तो बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट जो है स्लो प्रोसेस में चलता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस चलता है, लगातार चलता है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट की सभी प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये हमारा था 5वां क्वेश्चन, जिसके हर ऑप्शन पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 वाला, जो कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। यहाँ पर कह रहा है विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई थी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैविंगहॉर्स्ट के द्वारा। यहाँ पर डेवलपमेंट टास्क की फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था, मतलब विकासात्मक कार्य की अवधारणा जो दी गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट की बात की जाए तो हर्बर्ट ने लेसन प्लान के बारे में बताया था। हमारा 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बात हो रही है कि टर्म PSRN इन डेवलपमेंट एम्प्लाइज। यहाँ पर PSRN का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब क्या होता है डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में PSRN का मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, प्रॉब्लम। PS से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, R से हो जाएगा रीजनिंग और N से हो जाएगा न्यूमरेसी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, ये PSRN का फुल फॉर्म होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिंदी में कहा जाए इसको तो समस्या समाधान, तर्क क्षमता, और न्यूमरेसी मतलब नंबर से संबंधित हो गया, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, कभी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। चरित्र द्वारा विकसित किया गया है। चरित्र द्वारा क्या विकसित किया गया है, अब आपको ये बताना होगा। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार मतलब कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी मतलब नैतिकता, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हमारे कैरेक्टर के डेवलपमेंट के द्वारा ही विल पावर डेवलप होता है, बिहेवियर हमारा डेवलप होता है, आचरण डेवलप होता है और मोरालिटी डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी चरित्र द्वारा विकसित किया जाता है, हमारे कैरेक्टर से कोरिलेट होता है, ये समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का डी हो जाएगा राइट आंसर। विल पावर को कैरेक्टर ही कहा जाता है, विल पावर का डेवलपमेंट होने से आपका कैरेक्टर भी डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा होता है। अवधारणाओं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, तो किसका हिस्सा होता है ये हमारा अवधारणाओं का विकास। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर बी होगा फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो बौद्धिक विकास है वह अवधारणाओं के विकास में मुख्य रूप से एक संबंधित होता है, कह लीजिए, या मुख्य रूप से उसका हिस्सा होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसे ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो आपने पढ़ा अभी डेवलपमेंट की 6 स्टेजेज होती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, ऐसे करके हमने 6 डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि विकास मुख्य रूप से एक हिस्सा होता है किस चीज़ का, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। इंटेलेक्चुअल को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत लैंग्वेज का डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट, अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा तो आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा, माइंड के डेवलपमेंट होने से आपका, इसी को ही क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये तो बात हुई डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट, अर्थात बाल विकास को अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका कौन सा आंसर होगा राइट, तो इसका जो डी वाला आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। सामाजिक और अन्य क्षमताओं के क्रमिक विकास के लिए
बाल विकास को अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल एवोल्यूशंस ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेसिटीज। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड की बात की जा रही है, पूर्व बाल्यावस्था जिसे आप कहते हैं या बचपन की विशेषता नहीं है। इसमें कहा पूछ रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको बताना है। प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज या टॉय एज। ठीक है, यहाँ पर प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज या टॉय एज कौन सी नहीं है इसकी विशेषता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अब आपको बताना है। मैं थोड़ा सा वक्त देती हूँ, आप अब कमेंट के माध्यम से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, प्री गैंग एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का कौन सा बचपन की विशेषता नहीं है, तो वह प्री गैंग एज नहीं होगी इसकी विशेषता। ठीक है, यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड कहा गया है, तो प्री गैंग एज इसका राइट आंसर नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर टॉय एज होगा, क्योंकि टॉय एज हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये इन्फेंसी एज अर्थात शैशवावस्था की विशेषता होती है। तो 11 का जो राइट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। टॉय एज जो है वह इन्फेंसी एज का है, ना कि अर्ली चाइल्डहुड का है। बाकी ये सारी हमारे कौन से, ये हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन ऊपर जो डिस्कस किया था वही वाला क्वेश्चन है। तो ये तीनों अर्ली चाइल्डहुड का के अंतर्गत आएगा, लेकिन टॉय एज जो है या इन्फेंसी एज के अंतर्गत अर्थात जन्म से 2 वर्ष वाला है उसके अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। हाँ, यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि प्री गैंग एज को क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्सन ऑफ विच फिजिकल एंटिटीज। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। देर से बचपन की अवधि में बच्चे किस भौतिक इकाई के रूपांतरण को समझते हैं, तो यहाँ पर द्रव्यमान, संख्या, इन सारी चीज़ों को बच्चा समझने लगता है, अर्थात ये डी वाला आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा। मास, नंबर एंड एरिया को समझने लगता है बच्चा लेट चाइल्डहुड पीरियड में। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है, ये दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। निम्न में से कौन सा विकास कार्य बचपन के अंत तक उचित नहीं है। यहाँ पर बचपन के अंत मतलब उत्तर बाल्यावस्था तक की बात की जा रही है, तो बचपन के अंत तक कौन सा उचित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास है, अब आपको इन चारों के बारे में बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा बी वाला हमारा, ये अचीविंग अ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, एक मर्द या स्त्री की भूमिका प्राप्त करना, यह कार्य बचपन के अंत तक उचित नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अचीविंग अ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल। राइट आंसर बी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 14 पर आते हैं। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ। ह्यूमन पर्सनालिटी अर्थात मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है इंटरैक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सेकंड है वनली एनवायरनमेंट, थर्ड है वनली हेरिडिटी या अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। तो ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनालिटी किसका रिजल्ट है ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मानव व्यक्तित्व का परिणाम आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आगे अभी 30 से 40 क्वेश्चंस और हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अपनी राय और सुझाव हमें ज़रूर दिया करिए। क्वेश्चन आज के कैसे लगे ये भी बताइएगा, और किसी भी पॉइंट में अगर कोई कन्फ्यूज़न हुई हो तो वो भी बताइएगा, मैं दोबारा से उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी।
अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।